हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर और देखते हैं कि न्यूज़ हमारी क्या रहेगी। साथ ही में देखेंगे आर्टिकल जो कि हमारा रिलेटेड है धारा 124A, है ना, धारा 124A। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, शायद मैंने एक से या 2 दिन के बीच में इस शायद कल ही हो तो 124A को अनुच्छेद मैंने बोल दिया था। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्सा ना होकर के है तो उसी में, लेकिन ये पार्ट ये अलग है कि जो धारा है ये भारतीय जो दंड संहिता है उसका पार्ट है ना। तो मैंने आर्टिकल बोल दिया था, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे अगर आपने सुना है तो। 124A जो है ये भारतीय दंड संहिता का है, जिसमें क्या सेडिशन है। सेडिशन मतलब कि जो राजद्रोह के केसेस आते हैं वो इसमें लगते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, मीन्स इसको वैलिड है कि नहीं है। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कल ही हमने डिस्कस किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद से ही इनके ऊपर विचार करने के लिए बहुत सारे मीन्स तर्क दिए हैं। तो देखते हैं कि क्या बात रहेगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम न्यूज़। तो न्यूज़ में क्या आई है कि कल हमने देखा भी था कि महाराष्ट्र में कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसी को चलते मोदी जी ने क्या बोला, राइजिंग केसेस इन महाराष्ट्र केरला अ कॉज ऑफ वरी पीएम। तो पीएम जी ने क्या बोला है कि जो राइजिंग बढ़ते हुए है ना क्या केसेस कहाँ, महाराष्ट्र में और केरला में, अब कॉज कारण है किसका, वरी चिंता का, है ना। तो कहने चाहते हैं कि जो केरला और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय हैं। और मोदी होल्ड्स मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर्स ऑफ 6 स्टेट्स, मतलब 6 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ क्या किया है, मीटिंग रखी थी, है ना। और साथ ही में ये बोला कि वी नीड टू कंटिन्यू विद द स्ट्रेटजी ऑफ टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टीका, यानी कि वैक्सीनेशन कराना है ना, हमको इन सब के साथ फॉलो करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बोला गया। तो जो हमारी 4T हैं, 4T कौन सी हैं, है ना, टेस्ट ट्रैक ट्रीट एंड टीका, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, यही हमें थर्ड वेव से बचा सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूपी कांट प्रोसीड विद कांवड़ यात्रा अमिड पैंडमिक, सही सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, क्या दिया है कि जो यूपी है वो क्या करेगा, मीन्स क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं प्रोसीड कर सकता है, प्रोसीड आगे बढ़ना किसके विद, कांवड़ यात्रा, याद कांवड़ यात्रा के साथ, कहाँ पर, अमिड पैंडमिक, है ना, महामारी के बीच में, से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि भाई जब तक महामारी चल रही है कि आप क्या करेंगे, है ना, ये जो कांवड़ यात्रा है इसको शुरू नहीं करेंगे। और बोला कि हाई कोर्ट ने बोला कि जैब्स फॉर चिल्ड्रन विदाउट क्लिनिकल ट्रायल्स विल बी डिजास्टर। तो हाई कोर्ट ने बोला कि जो जैब्स हैं, जैब्स का मतलब वही टीका, वैक्सीन जो है उनका लगना किसके लिए, बच्चों को, विदाउट क्लिनिकल ट्रायल विल बी डिजास्टर, मतलब बहुत हमारे लिए खतरनाक होगा, बहुत चीज़ें हमारे लिए ख़राब हो सकती हैं, है ना। तो इसके ऊपर उन्होंने हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। और तो ये थी हमारे मेन न्यूज़। थोड़ा सा और देख लेते हैं, है ना। हाँ, एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि जो चीज़ें चेंज हो रही हैं एकदम, बोल सकते हैं वर्तमान में जो परिदृश्य है वो एकदम से चेंज हो रहा है। सब जिसको देखो वो सब गलत पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ जुड़ी है ये किससे जुड़ी हुई है, ओवर 10,000 जिहादीज क्रॉस्ड इन फ्रॉम पाक अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट। अब सोचो कि इंडिया सिर्फ अलेज करता था पाकिस्तान को, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में किसने बोला है, अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने खुद बोला है कि जो पाकिस्तान के 10,000 जिहादी जो हैं, एकदम फाइटर जिहादी हैं, वो क्रॉस करके कहाँ आए हैं, मीन्स अफ़गानिस्तान में आए हैं। किसकी तरफ से लड़ेंगे, वो तालिबान की तरफ से लड़ेंगे, है ना। और ये एकदम अब सोचो कि कितनी हिम्मत होगी और कितना मुद्दा गंभीर होगा। तब बोला उन्होंने, मीटिंग चल रही थी वहीं थोड़ी दूर पर पाकिस्तान के पीएम जो बैठे थे उनके सामने ये बोला है, किसने, अशरफ गनी ने, अफ़गान के प्रेसिडेंट ने। अब सोचो कि कितना मुद्दा सीरियस होगा, तब उन्होंने जाके बोला है। और जब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बारी आई तो उन्होंने बोला, अरे हम नहीं तो इतने दिन से हम खुद ही शिकार हैं किसका, टेररिज्म का, ये सब दुनिया भर का। इन्होंने बताया कोई उनके पास कुछ बचा नहीं था। और इस समय एकदम चीज़ें बदल रही हैं, अब कुछ कर नहीं सकते। अब सोचो अफ़गानिस्तान में तालिबान का मतलब इतना ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है कि वहाँ पर जो नॉर्मल लाइफ होती है वो एकदम ख़त्म हो रही है। कैसे ख़त्म हो रही है कि तालिबान ये बोल रहा है कि वो जो 15 साल से या 14 साल से जो लगा कर लगभग
30 या 35 साल तक की जो औरतें लड़कियां हैं वो अपने हिसाब से क्या करेगा, उनकी शादी कराएगा जो उनके लीडर्स हैं, तालिबान के जो मीन्स सोल्जर्स हैं उनके साथ ज़बरदस्ती कराएगा, है ना। तो अब सोचो ये सिचुएशन कैसी है। वहाँ पर आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते, ये सब सारे काम नहीं कर सकते अभी, तो इतने सारे डिस्क्रिमिनेशंस, राइट्स सब छीने जा रहे हैं ना। तो इस समय मेरा आपसे क्वेश्चन इस सिचुएशन पर ये है कि क्या लगता है आपको, जो यूनाइटेड नेशन है ये सिर्फ नाम मात्र का है, ये सिर्फ जो कमज़ोर देश हैं उनके लिए बनाया गया है ना, कि जब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बारी आती है तो यूनाइटेड नेशन काम करता है, और जब बड़े बड़े देशों की बात होती है, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, है ना, और अगर हम बात करें कि और भी जो बड़े देश हैं, तो अब या फिर पाकिस्तान ही की बात ले लो, है ना, तो या फिर कि तालिबान ले लो, इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशंस जो है, जो पीस कीपिंग बॉडी है, क्या शांति बनाए रखने के लिए इसको बनाया रख गया था, तो यूनाइटेड नेशन क्या आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ नाम मात्र की है, सच में कोई काम कर रही है? एक और वहीं से जुड़ी हुई न्यूज़ है, जो इंडिया के है ना एक जर्नलिस्ट थे, बहुत ही मतलब इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था, है ना, कि जो यूएस की तरफ से मिलता है। तो इंडियन फोटो जर्नलिस्ट किल्ड इन अफ़गानिस्तान, तो यही जो अटैक हुआ था किसका, मीन्स तालिबान का, उसी में ये मारे गए हैं ना। और सिद्दीकी वॉज पुलित्जर प्राइज़ विनर, मतलब कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है ना, इनको प्राइज़ विनर थे ये। आप सोचो कि इनकी भी वहीं पर डेथ हुई। इन्होंने बहुत चीज़ें कवर की थी, मतलब कि बड़े बड़े इंसिडेंट को कवर किया हुआ था, इनके ऊपर भी अटैक हुआ था, लेकिन फाइनली मीन्स इनको भगवान के पास जाना पड़ा, है ना। तो चलिए, ये सब दुखद न्यूज़ है हम लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये आज की हमारी न्यूज़ थी। अब हम चलेंगे आगे, जो हमारा डिस्कशन का इशू रहेगा, मुद्दा है, और वो क्या है कि जो सडिशन है, जो राजद्रोह होता है, राजद्रोह होता क्या है कि जिस आप पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हो, आप उसके खिलाफ़ नहीं बोल सकते, है ना। तो ये राजद्रोह में आता है। अगर आप बोलते हो, जो नीतियाँ बनाती है सरकार, आप देखो, आप उनसे असहमत हो सकते हो, लेकिन आप उसके लिए विद्रोह नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको ध्यान में, मीन्स सभी को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा करते हो तो सरकार आपके ऊपर क्या लगा सकती है कि 124A धारा लगा सकती है, और जब वो लगेगी तो आपके ऊपर केस लगेगा। जैसे सेडिशन का केस किसके ऊपर लगा था, बहुत लोगों पे लगा, कन्हैया कुमार के पे लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि उन्होंने बोला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब नारे वगैरह जेएनयू में लगवाए थे, है ना, इस वजह से उनके ऊपर लगा था। कह रहे कि ओवरड्यू मतलब क्या होता है, बच्चा हो, जो लंबे समय से एकदम पड़ा हो, जिसको पूरा किया जाना था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, है ना। तो ओवरड्यू जो बचा हुआ, विलंबित जिसको आप बोलते हो, है ना। और रिव्यू का मतलब समीक्षा, व्यू का मतलब देखना होता है, रिव्यू का मतलब समीक्षा करना होता है। तो करें, जो लंबे समय से एक चीज़ चली आ रही है, एक मुद्दा है, कौन सा 124A है, जो है मतलब 124A है जो धारा है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है, इसके ऊपर समीक्षा नहीं हुई, इसका पुनर्विचार इसके ऊपर नहीं हुआ है ना। हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट्स रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क टिप्पणियाँ जो हैं उनकी, है ना, ऑन सेडिशन केसेस, जो राजद्रोह के केसेस हैं उनके ऊपर बोर्डविल, है ना। बोर्डविल का मतलब बताना, आगे के बारे में साइन इंडिकेट करना, क्या करना, संकेत करना भविष्य के बारे में, है ना। बोर्डविल क्या करते हैं, वो संकेत देते हैं, अच्छा संकेत देते हैं, फॉर इट्स इनएविटेबल, किसके लिए, इनएविटेबल, अपरिहार्य, इनवैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब होता है कि क्या मान्य करार देना, और इनवैलिडेशन अमान्य करार देना, है ना। कि तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ने खुद ही से अपने सेडिशन केसेस पर ध्यान दिया है, तो उसके जो संकेत दे रहा है उसका सीधा मतलब यही है कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, इसको इनवैलिडेट ठहरा दिया जाएगा, अमान्य घोषित कर दिया जाएगा 124A को, है ना। और ये जो 124A ये है क्या, धारा है भारतीय दंड संहिता का, और ये 1860 में अंग्रेज़ों को द्वारा इस्तेमाल किया गया था, क्या कि जो भारत में मूवमेंट वगैरह होते थे उनको रोकने के लिए, है ना। कर इट इज़ ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, संतोषजनक, है ना, बहुत ही अच्छा है। टू नोट, यह नोट करके, ध्यान दे करके, दैट सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, वाइल इंडिकेटिंग इट्स इंटेंशन टू रिकन्सिडर द सेडिशन प्रोविजन इन द IPC, है ना, हैज़ रेज्ड द क्वेश्चंस मोस्ट रेलेवेंट टू द इशू। यहाँ तक अब आप पहले इसको कहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करो। इट इज़ ग्रेटिफाइंग टू नोट दैट, है ना,
सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि ये हमारे लिए बहुत ही संतोषजनक है, अच्छा है यह जान करके कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोर्ट हैज़, इसको आप यहाँ से कनेक्ट करो, हैज़ रेस्ड क्वेश्चंस, उसने सवाल उठाए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैज़ रेस्ड द क्वेश्चन है ना, उसने सवाल उठाए हैं, मोस्ट रेलेवेंट, बहुत ही क्या रेलेवेंट है ना, प्रासंगिक, बहुत ही जो मतलब जिसकी चर्चा की जानी हो वो, टू द इशू, जो मुद्दे हैं उनको लेकर के। बाकी के जो ये जो आपको दिख रहा है ना, जो जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ कि वाइल है ना, इंडिकेटिंग इट्स इंटेंशन टू रिकन्सिडर द सेडिशन प्रोविज़न इन द, इसका मतलब क्या निकलेगा, वाइल क्या करते हुए प्रोविज़न्स को है ना, कि प्रोविज़न्स जो है आईपीसी के मतलब 124A का जो प्रावधान है दंड संहिता का, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए है ना, उसका जो सवाल उठाते हुए साथ में क्या वो संकेत कर रहा है कि उसको क्या करे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो संकेत कर रहा है कि वो क्या करेगा, रिकन्सिडर करेगा जो सेडिशन प्रोविज़न है, मतलब राजद्रोह वाले जो केस है उसके जो प्रावधान है उसको फिर से पुनर्विचार करेगा इसके ऊपर है ना। तो ये राइटर ने पहली जो लाइन हमारी है सेंटेंस है उसमें बताया, वो भी पूरी भी कंप्लीट नहीं हुई, आगे देखेंगे क्या बोला गया। वाई डज सेक्शन 124A कंटिन्यू इन द स्टैट्यूट बुक इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन पूछा गया क्यों, मत कह रहे कि क्यों, मीन्स ये जो सेक्शन है 124A सेडिशन का है ना, कि 124A धारा जो है एक कंटिन्यू अभी भी जो हमारी स्टैट्यूट बुक है, स्टैट्यूट मतलब कानून की जो बुक है, 75 साल हमको स्वतंत्रता मिले हुए हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये क्यों चल रही है, ये सवाल पूछा गया है ना। कह रहे हैं कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के चीफ जस्टिस मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने क्या बोला कि NV रमन है ना, उन्होंने क्या बोला, हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड, उन्होंने भी क्या किया है, पॉइंट किया है, इट्स रैम्पेंट का मतलब अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड मिसयूज़, मतलब कि क्या हो रहा है, इसका मिसयूज़ हो रहा है ना, कि क्या दुरुपयोग हो रहा है, किसके द्वारा, बाय पुलिस के द्वारा अक्रॉस द कंट्री, पूरे के पूरे भारत कंट्री में है ना, एंड रिमाइंडेड गवर्नमेंट, क्या क्या रिमाइंड किया किसको, गवर्नमेंट को, दैट इट वाज लीगल प्रोविज़न दैट द कॉलोनियल रिजीम हैड यूज टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट है ना, कह रहे कि ये लीगल प्रोविज़न था कब, कॉलोनियल रिजीम थी, जब उपनिवेश सरकार थी इंडिया में, मतलब अंग्रेज़ थे उस समय लीगल थी, और इसका इस्तेमाल किया जाता था किसको करने के लिए, फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, दमन करने के लिए है ना। तो ये कंपेयर करें कि जो वर्तमान में जो पुलिस कर रही वैसा पहले भी हो रहा था, मतलब तो वर्तमान में जो पुलिस कर रही है वो गलत है ना, नहीं हो सकता। दिस इशू फ्लैग्ड बाय द CGI, मतलब ये इशू फ्लैग जैसे जब ट्रेन चलती है तो क्या करते हैं, हम फ्लैग करते हैं, रोकना होता तो भी फ्लैग करते हैं, तो मतलब शुरू किया गया है ये जो इशू है, मुद्दे हैं शुरू किए गए CGI के द्वारा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। में सेट, ये क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं है ना, फिक्स कर सकते हैं टोन, एक कौन सी टोन में, सुर में है ना, व्हाट वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव रिकन्सिडरेशन ऑफ द सेक्शन दैट हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली एंड मीन्स रॉन्गफुली यूज्ड। तो कह रहे हैं कि जो CGI ने ये जो मुद्दा उठाया है ना, ये क्या कर सकते हैं, दैट वुड बी कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक है ना, बहुत बड़ा हो, रिकन्सिडरेशन पुनर्विचार हो किसके ऊपर, इस सेक्शन के ऊपर, इस धारा के ऊपर है ना, दैट हैज़ बीन फ्रिक्वेंटली एंड रॉन्गफुली यूज्ड, पैसिव वॉइस में लिखा गया, दैट हैज़ बीन जिसको किया गया है, फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंसी बनाए, फ्रिक्वेंसी का मतलब था बारंबारता, जो बार बार प्रयोग किया गया है, और कैसे रॉन्गफुली यूज्ड किया गया, मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया जहाँ पर इसको नहीं करना चाहिए था, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स है ना, स्पेशली इसमें बात करें विशेष तौर पर पीछे के जो बीते हुए साल कुछ हैं उनकी बात कर रहे हैं ना, यानी कि वर्तमान में जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, उसकी बात कर रहे हैं है ना। टू सप्रेस डिसेंट, इसका क्यों इस्तेमाल किया गया, सप्रेस दमन करने के लिए है ना, डिसेंट असहमति है ना, असहमति क्या होता है, जो जैसे सरकार ने कोई नियम कानून लेकर आ रही है, आप उससे सहमत नहीं हो है ना, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया। क्रिमिनलाइज्ड स्ट्राइडेंट पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है ना, क्रिमिनलाइज का मतलब आपराधिक बना देना, स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है ना, कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, स्पेशली अगर आप बोलो जो सख्त वगैरह हो है ना, कोई चीज़, स्ट्राइडेंट तीक्ष्ण जो राजनीतिक आलोचना होती थी है ना, किसके द्वारा, आप विपक्ष के द्वारा, टेंट अपोनेंट्स, टेंट का मतलब क्या होता है ना, टेंट का मतलब होता है कलंकित करना, किसको, अपोनेंट्स को, जो मीन्स विपक्ष है उसको, विद टैग ऑफ बीइंग एंटी नेशनल है ना, और कौन सा टैग उनको दिया जाता था, बीइंग एंटी नेशनल, कि आप क्या हैं,
कि राष्ट्र विरोधी है ना, इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब कि कह रहे हैं कि जो इस 124 है इसका इस्तेमाल अगर कोई सरकार से असहमत होता था तो उसके लिए करते थे, या सरकार कोई आलोचना कर देता था उसके लिए करते थे, है ना। तो आपको क्या लगता है, सच में ऐसा पूरा सही है? तो मेरे के विचार से देखो तो पूरी तरह से ये नहीं सही है ना। अब कन्हैया जैसे लोगों पर 124A लगना ही चाहिए, है ना, जो क्या करते हैं, भारत के टुकड़े करवाते हैं, तो इनके ऊपर तो लगना तय होता है। आगे, इवन दो यद्यपि इट इज़ ऑफन आर्ग्यूड, मतलब इस बात का तर्क दिया जाता है दैट द मिसयूज़ ऑफ अ लॉ अलोन डज नॉट रेंडर इट इनवैलिड, है ना, कि मिसयूज़ ऑफ लॉ, अगर कोई किसी कानून का दुरुपयोग होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको वो इनवैलिड बना देगा, है ना, मतलब कि अमान्य करार दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आगे, देयर इज़ स्पेशल केस टू स्ट्राइक डाउन सेक्शन 124A बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट पोटेंशियल फॉर मिसयूज़। कह रहे हैं कि कोई जो कानून है ना, उसको हम सिर्फ इसलिए अमान्य घोषित नहीं कर सकते क्योंकि वो, है ना, क्या है कि मिसयूज़ किया जा सकता, बट हम क्या करते हैं इस केस में, देयर इज़ अ स्पेशल केस, है ना, कि ये स्पेशल केस है कि स्ट्राइक डाउन का क्या करें, ख़त्म कर दें क्या सेक्शन 124A जो धारा 124A है, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट पोटेंशियल फॉर मिसयूज़, क्योंकि इसमें पहले से निहित है क्या कि इसकी जो मीन्स ताकत है कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है सरकार के द्वारा, इसलिए ख़त्म कर देना चाहिए। देयर इज़ अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर अलॉन्ग ऑल regimes that indicate the proclivity to invoke it without examining its applicability of the fact of any case। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ यही वर्तमान में सरकार नहीं बल्कि सारी सरकार की बात करें, देयर इज़ अ पैटर्न, कहते हैं कि एक पैटर्न होता है, एक मीन्स एक विशेष पैटर्न, मतलब चेन फॉलो होती है कि किसके व्यवहार की किस चीज़ें कैसी हो रही ऑल अमंग ऑल regimes, हर एक सरकार में, है ना, दैट इंडिकेट जो दिखाती है प्रोक्लिविटी का मतलब झुकाव किसकी तरफ, टू इन्वोक का मतलब होता है लागू कर देना, है ना, क्या इट का मतलब जो सेक्शन 124 है उसको विदाउट एग्जामिनिंग, बगैर जांच किए, क्या एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ एनी केस, है ना, कि किसी भी केस के उसके फैक्ट्स के जाने बिना हम क्या करते हैं इसको अप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इसको मिसयूज़ किया जा सकता है राइटर के हिसाब से। आगे देखते हैं, बताया गया रिसेंट केसेस शो, जो वर्तमान में जो केसेस हैं वो दिखाते हैं दैट कि सेडिशन इज यूज फॉर 3 पॉलिटिकल रीजंस, कि जो सेडिशन है, राजद्रोह का केस है, लगता है ये 3 कारणों से इस्तेमाल होता है। कौन से? टू सप्रेस क्रिटिसिज्म, की जो आलोचना हुई सरकार की उसको दबाने के लिए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसीज़, कोई सरकार नीति लेकर के आई, जैसे क्या नाम है, वर्तमान में 3 फॉर्मूलाज आए हैं तो इनके अगेंस्ट आप विरोध करो तो राइटर के हिसाब से आपके ऊपर सेडिशन लगा दे रहे हैं, है ना। और अगर बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, कोई सरकार प्रोजेक्ट लेकर आई है तो उसके अगेंस्ट में जब कोई बोलता है तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है। ये वर्तमान में सरकारें कर रही हैं, ये राइटर ने बताया। टू क्रिमिनलाइज डिसेंटिंग ओपिनियन फ्रॉम राइट्स, है ना, डिफेंडर, लॉयर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड दो सटल पॉलिटिकल स्कोर्स समटाइम्स विद कम्युनल ह्यूज़, है ना। तो कह क्या रहे हैं, कह रहे कि इसका इस्तेमाल जब भी कोई करता है कि सरकार की आलोचना करता है ना, जो कहें राइट्स डिफेंडर्स हैं, लॉयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनके खिलाफ किया जाता है, क्या करने के लिए, इस पॉलिटिकल स्कोर को सेटल करने के लिए, सुलटाने के लिए। और कभी कभी जो सांप्रदायिक रंग होते हैं, सांप्रदायिक कलर होते हैं, उनको रंग देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये राइटर ने अब तक पहले वाले पैरा में बताया। आगे देखते, इट इज़ नॉट बी फॉरगेटन दैट द सेक्शन वॉज अपहेल्ड इन 1962 बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मेनली बाय रीडिंग डाउन द इम्पोर्ट ऑफ टर्म्स ब्रिंग इन टू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और टू ट्रीट डिसअफेक्शन, है ना, टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, लिमिटेड स्कोप ओनली टू द instances of speech or writing that show pernicious tendency to create public disorder, है ना, क्या करने के लिए, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर, है ना, कि क्या करना, इट इज़ नॉट टू बी फॉरगेटन, है ना, कि ये भूलना नहीं चाहिए हमको, दैट द सेक्शन वॉज अपहेल्ड इन 1962। अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, अपहोल्ड किया गया, समर्थन किया गया किसके द्वारा, 1962 में, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, मेनली
विशेष तौर पर कब, रीड डाउन का मतलब होता है कि कोई जो सरकार कानून होता है, सॉरी कोर्ट जब कानून की एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है, तो रीड डाउन का इस्तेमाल किया जाता है ना, कि क्या करने के लिए टर्म जो थे, क्या जो विशेष पद थे उनको इंपोर्ट किया गया। ब्रिंग इनटू हेट्रेड, ब्रिंग इनटू का मतलब क्या होता है, किसी का कारण बनना, क्या हेट्रेड का है ना, या फिर क्या करना, कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार करना, और क्रिएट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट है ना, क्रिएट क्या करना, बनाना, डिसअफेक्शन का मतलब असंतोष क्रिएट करना, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो कानून बनाए हैं उनमें लिमिट्स स्कोप टू ओनली, और इसका स्कोप कहाँ तक सीमित कर दिया गया था, दोज इंस्टेंसेस ऑफ स्पीच और राइटिंग दैट शो परनीसियस टेंडेंसी, परनीसियस बहुत ही खतरनाक क्या टेंडेंसी है ना, प्रवृत्ति जो दिखाते थे, स्पीच ऑफ राइटिंग दैट शो परनीसियस टेंडेंसी क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, मतलब करके इस लॉ का जब तब इस्तेमाल करते थे हम, जब क्या होता था कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो कि जिससे लगता था कि ये क्या करेगी, पब्लिक जो ऑर्डर है उसको क्या कर देगी, है ना, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर देगी, मतलब कि अस्त व्यस्त चीज़ें हो जाएंगी, तब इसका हम इस्तेमाल स्टार्टिंग में किया जाता था। देखो यहाँ से लेकर के ये आपका पूरा का पूरा एक सेंटेंस है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। The court is now seized of several cases that seek a reconsideration of 1962 verdict, है ना। तो ये कह रहे हैं कि द कोर्ट इज़ सीज्ड ऑफ सेवरल केसेस, तो जो कोर्ट है ना वो क्या है कि बता रहे कि सीज्ड ऑफ सेवरल केसेस दैट सीक रिकन्सिडरेशन ऑफ 1962 वर्डिक्ट, मतलब जो 1962 में क्या है ना, कि जो फैसला दिया गया था, इसका समर्थन किया गया था, किसका, जो फिर से आर्टिकल बोल रहा हूँ मैं ना, आर्टिकल नहीं, धारा है ना, धारा क्या, धारा 124A है, जो कि बताती है किसके बारे में, कि हमने भी डिस्कस भी किया, मीन्स राजद्रोह का केस लगेगा, तो इसको कह रहे हैं कि फिर से हमको रिकन्सिडरेशन की ज़रूरत है, इसको उसके ऊपर हमको फिर से पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, जिससे चीज़ें क्या हों कि अगर इसको ज़रूरत हो हटाने की तो हम क्या कर सकें, इसको हटा सकें, है ना, ये इन्होंने बताया। तो कहना क्या चाहते हैं कि मतलब एक बार फिर से पुनर्विचार हो, है ना, तभी चीज़ें क्या हो सकती हैं, सही हो सकती हैं। और इसका जो दायरा है उसको है ना, यही इन्होंने यहाँ बोला भी, द कोर्ट इज़ नाउ सीज्ड ऑफ सेवरल, है ना। सीज्ड का बेसिकली हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब्त वगैरह जब होता है, कोई चीज़ जब्त हो जाती है तब हम करते हैं। तो यहाँ का सेवरल केसेस कह रहे हैं कि जो कोर्ट में बहुत सारे केसेस भरे पड़े हुए हैं, जो कि ये चाहते हैं कि रिकन्सिडरेशन हो 1962 में जो वर्डिक्ट दिया गया था, है ना। और क्या मीन्स आगे बताया जा रहा है कि इसका स्कोप एक्सपैंड किया जाए, है ना। फंडामेंटल राइट्स और डॉक्ट्रिन्स हैं हैव बीन सब्सिक्वेंटली इवॉल्व, है ना। उसी तरह से जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मतलब मूलभूत जो हमारे अधिकार हैं, उनको आगे बढ़ाया गया है, उनमें विकास हुआ है। इन अ पर्टिकुलर द चिलिंग इफेक्ट दैट, है ना, अ लॉ मे हैव ऑन फ्री स्पीच एंड वेग ओवर broad definition of sedition that renders both provocative and innocuous speeches और writing equally liable for persecution, है ना। वही बात ये कह रहे कि मतलब बस इनका इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब ऐसी कोई स्पीच दी जाए जो सेडिशियस हो, है ना, ये सब हो, तो वहाँ पर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं। इन 2016 के 2016 में द गवर्नमेंट इटसेल्फ एडमिटेड इन अ पार्लियामेंट, है ना, कि कह रहे कि सरकार ने 2016 में खुद इस बात को एडमिट किया कि डेफिनेशन ऑफ सेडिशन इज़ टू वाइड एंड रिक्वायर्स रिकन्सिडरेशन, कि सेडिशन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बहुत ही क्या है, नैरो है ना, कि संकुचित है, इसको बड़ा किया जाना चाहिए और क्या व्यापक करना चाहिए। द लॉ कमीशन कंसल्टेशन पेपर इन 2018 हैड सेट, मतलब लॉ कमीशन का जो कंसल्टेशन पेपर था जिसमें सलाह दी गई थी 2018 में, इन अ डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, क्या साइनिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग, है ना, सिंगिंग फ्रॉम द सेम सॉन्ग बुक इज़ नॉट अ बेंचमार्क पैट्रियोटिज्म, है ना। कह रहे कि एक ही बुक से
गाना गाना है ना कि मतलब कि एक ही जगह से कोई चीज़ गाई जाए तो वो पैट्रियटिज़म नहीं होता। पैट्रियटिज़म का मतलब देशभक्ति नहीं होता। कहना चाहते हैं देशभक्ति भी सबके हिसाब से अपने अपने अलग अलग हिसाब से होती है ना, राइटर ने कहा। अब आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? अगर आपको मन करे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे देखते हैं। वाइल यूजिंग फ्रेश गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड इज़ नाउ वन वे क्वेलिंग द पोटेंशियल फॉर द इट्स मिसयूज़। तो कह रहे हैं कि वाइल यूजिंग फ्रेश गाइडलाइंस, कि यूज़ करते हुए क्या नई जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनको सेफगार्ड इज़, है ना, वन ऑफ द क्वेलिंग पोटेंशियल फॉर इट्स मिसयूज़ है ना। कि जो क्वेलिंग का मतलब क्या होता है? क्वेलिंग हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही ताकत के साथ किसी को रोका जाता है तो क्वेलिंग बोला जाता है ना। कि क्वेलिंग पोटेंशियल है इसको मिसयूज़ करने की, है ना। और इट विल बी मोर हेल्पफुल इफ़ सेक्शन 124 इज़ स्ट्रक डाउन टुगेदर, है ना। ये कह रहे हैं कि जो ऑल टुगेदर मतलब कि एकदम पूरी तरह से क्या हो, 124A को ही स्ट्रक डाउन कर दिया जाए, है ना, ख़त्म कर दिया जाए, स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, तो तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, रद्द कर दिया जाए तब, है ना। तो आपको क्या लगता है कि धारा 124A को हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, है ना, और हटना चाहिए तो क्यों हटना चाहिए? आप करिए आंसर अपने कमेंट सेक्शन में, है ना। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने डिस्कस किया, कई नई सारी चीज़ें आपको पता चली, वर्ड्स पता चले, है ना। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, है ना। सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो, है ना, कि एक जो पर्सन होता है जो आपके लिए सब चीज़ें कर रहा है तो उसको इससे मोटिवेशन मिलता है, तो चीज़ें और बेहतर करने की कोशिश करता है ना। तो आप ही एक सोल मीन्स मेरे क्या हो, इंस्पिरेशन हो, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।